लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। खाक भी जिस जमी की पारस है, शहर मशहूर वो बनारस है। बनारस एक ऐसी जगह है जहां जीने का अंदाज जुदा है। बनारस को लेकर के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चूतियापे के दुनिया भर के कंटेंट भरे हुए हैं। लेकिन असली बनारस क्या है, ये अगर जानना है तो किसी बनारसी से जानिए ना। तो मैं आज बैठा हूं बनारस के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। बहुत स्वागत है आपका कंटा। बनारस एक शहर नहीं है, जीने का एक फलसफा है। बनारस वो शहर है जहाँ की धरती अदब से चलना सिखाती है। बनारस मंदिरों का शहर नहीं है, बनारस घाटों का शहर नहीं है। बनारस एक पूरी संस्कृति है। बनारस को अगर महसूस करना है ना तो बनारस आके रहना पड़ेगा, बनारस घूमना पड़ेगा। घूमने का मतलब सिर्फ बनारस के घाट नहीं, सिर्फ विश्वनाथ मंदिर नहीं है। बनारस में एक से एक मेले, एक से एक खेल, एक से एक तमाशे, बनारस का खान पान, बनारस के कपड़े, क्या क्या नहीं है बनारस में। तो बनारस एक दिन की बात नहीं है या बनारस एक एपिसोड का नहीं है। बनारस को दिखाने के लिए, बनारस को समझाने के लिए 50 एपिसोड भी कम पड़ जाएंगे। तो आज हम बनारस के उन पहलुओं पे चर्चा करेंगे, वैसी कहानियां आपको बनारस की सुनाएंगे जो आज तक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना आपने सुनी होंगी, न देखी होंगी, न समझी होगी। भगवान विश्वनाथ के बिना बनारस की कल्पना नहीं की जा सकती। तो कैसे बाबा भोलेनाथ बनारस आए, इसकी वानगी आपको बताता हूँ। कनखल हरिद्वार में भोलेनाथ की ससुराल, पार्वती जी के साथ वो अपनी ससुराल में पड़े रहते थे। पार्वती जी रोज ताना देती थी कि क्या ससुराल में आप पड़े हुए हैं, अच्छा लगता है घर जवाई बन के बैठे हुए हैं, तो हमारा भी कोई ठौर ठिकाना होना चाहिए, हम भी कहीं बैठे, हम भी कहीं रहे। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया और पूरे ब्रह्मांड में काशी उनको दिखाई पड़ी कि काशी एक ऐसा क्षेत्र है जो अविमुक्त है, नंदन कानन है, आनंदवन है, तो यहाँ हम लोग रहे। लेकिन उस जमाने में बनारस में राजा दिवोदास का राज था। राजा दिवोदास को हटाना असंभव था क्योंकि राजा दिवोदास चरित्रवान राजा, प्रजा जान छिड़कती थी राजा दिवोदास पे। तो कैसे राजा दिवोदास को हटा के भगवान शंकर यहाँ आते, ये पूरी कहानी बहुत कम लोगों को मालूम। भगवान शंकर ने सबसे पहले 28 भैरव भेजे बनारस। आपने बनारस में सुना होगा, काल भैरव, लाट भैरव, भूत भैरव, बटुक भैरव, ये तमाम भैरव बनारस आए। और किसके कहने पे? भगवान शंकर के कहने पे ये लोग बनारस आए कि बनारस में राजा दिवोदास को हटा करके भगवान शंकर के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे कि वो यहाँ आए और यहीं रह जाए। लेकिन जितने भैरव आए बनारस, उनकी चली नहीं राजा दिवोदास के साथ और वो पत्थर हो गए। भगवान शंकर को लगा कि अब क्या, फिर उन्होंने 64 योगिनियों को भेजा। बनारस में ना आप दशाश्वमेध घाट से आगे बढ़ेंगे तो 64 घाट है, वो अपभ्रंश हो गया 64, लेकिन वो वास्तविक उसका जो नाम था वो 64 घाट था। मतलब 64 योगिनियों का वहां मंदिर है। तो 64 योगिनियां आई पे, लेकिन उनका भी कुछ चला नहीं। यहाँ उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने रूप जाल में, अपने माया जाल में, अपने मोह जाल में राजा दिवोदास को फंसा करके उनको गद्दी से हटा देंगे, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाई और वो भी पत्थर हो गई। अंत में भगवान शंकर को लगा कि भाई काशी में रहना तो ही है, कैसे भी करके हम काशी में स्थापित हो गए। कहते हैं ना बनारस में साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ हो जाए लेकिन बनारस में रहना है। अंत में उन्होंने भगवान गणेश को काशी भेजा और बोला आप जाइए बनारस और राजा दिवोदास को वहां से हटाइए ताकि मैं यहाँ आके स्थापित हूँ। भगवान गणेश आए और बनारस का जो प्रवेश द्वार है ना, आज भी वो प्रवेश द्वार देहरी विनायक के नाम से जाना जाता है। देहरी विनायक मतलब, देहरी मतलब आपके घर की देहरी, देहरी मतलब इस शहर का प्रवेश द्वार। वहां आज भी मंदिर है देहरी विनायक का। तो भगवान गणेश वहीं आकर के बैठ गए और ज्योतिषी का रूप धरा उन्होंने। और ज्योतिषी का रूप धर के भगवान गणेश की पूरे शहर में बड़ी चर्चा हुई कि भाई एक ज्योतिषी ऐसा आया है जो जितनी भविष्यवाणी कर रहा है बड़ी सच्ची निकल रही है, बड़ी सटीक भविष्यवाणी निकल रही है।
बड़ा नाम हुआ और ये नाम फिर राज दरबार में भी पहुंचा, राजा दिवोदास के पास भी पहुंचा। राजा दिवोदास को लगा कि इतना जबरदस्त कोई ज्योतिषी आया है तो हमको भी अपना भविष्य और वर्तमान बचवाना चाहिए। राजा दिवोदास गए, भगवान गणेश जो ज्योतिषी के रूप में थे उनसे मिलने। भगवान गणेश ने राजा दिवोदास से कहा कि आप यहाँ से राजपाट छोड़ के चले जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा कलंक आपके ऊपर लगने वाला है, आपके चरित्र के ऊपर दाग लगने वाला है। अब ये सब सुन करके राजा दिवोदास ने तत्काल अपना पूरा राजपाट त्याग दिया, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल निकल गए। अब भगवान विश्वनाथ के लिए बनारस शहर में राज करने का मार्ग प्रशस्त हो गया और भगवान शंकर यहाँ आके स्थापित हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है। इन 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई स्थान है तो भगवान विश्वनाथ का है। क्यों? क्योंकि भगवान विश्वनाथ यहाँ स्थापित किए नहीं गए, वो स्वयंभू है, स्वयं आके यहाँ इन्होंने चुनाव किया है इसका। बाकी सब जगह तो स्थापित है शिवलिंग, लेकिन यहाँ भगवान शंकर स्वयं आके स्थापित हुए, इसलिए स्वयंभू कहा जाता है यहाँ विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग को। और भगवान शंकर यहाँ स्थापित हो गए। और जब भगवान शंकर यहाँ स्थापित हो गए, नटराज स्वयं यहाँ स्थापित हो गए, तो फिर बनारस जो है सतरंगा होने से कैसे बच सकता था? नौरंगा शहर और सतरंगी यहाँ की परंपराएं होने लगी। अब बनारस के मेले, खेल, तमाशे, पर्व, ये सब अद्भुत, इन पे किसी ने काम नहीं किया, न इनके बारे में किसी ने बताया। बुढ़वा मंगल उसी में से एक छोटा सा कार्यक्रम है। गंगा जी के किनारे, घाट के किनारे चारों तरफ बीच गंगा तक नावें सज जाती थी, बड़ी बड़ी। बजड़ा यहाँ बोलते हैं, बजड़ा यानी बड़ी नावें। उन बजड़ों पे शहर की जो गणिकाएं थी, उन बजड़ों पे शहर की जो तवाइफें थी, जो गलेबाज गायिकाएं थी, वो पूरी रात भगवान शंकर के मंगल के लिए गायन, वादन और नृत्य पेश किया करती थी। उन्हीं में से एक गणिका थी हुस्नाबाई, जबरदस्त गलेबाज गायिका थी। हुस्नाबाई जब इस पार से टीप लेती थी, फूल गेंदवा न मारो राजा करेजवा में लागत है चोट, और ये टीप सुनाई देती थी रामनगर, जो महाराज बनारस का किला था वहां, और वहां से महाराज बनारस अपनी मोर पंखी वाली नाव पे सवार होकर के आते थे, और जो मंच गंगा जी के बीचों बीच उन बजड़ों पे बनता था, उस पे आकर के हुस्नाबाई को सोने की 5 गिन्नियां देते थे और कार्यक्रम शुरू होता था। और पूरी रात गायकी का, नाच का कार्यक्रम शुरू होता था और पूरी रात चलता था। तो ये बनारस था। फर्क हो गया बनारस में। भगवान शंकर को किसी ने बुलाया नहीं, वो स्वयं आए यहाँ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको माँ गंगा ने बुलाया और वो आके यहाँ स्थापित हुए, और भगवान शंकर ने ही उनको स्थापित किया। और सिर्फ शहर में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भगवान शंकर और माँ गंगा की कृपा से वो स्थापित हो गए। तो ये है बनारस। बनारस का खान पान, बनारस का पहनावा, बनारस का वैश्विक जीवन। वैश्विक जीवन नहीं पता होगा लोगों को। वैश्विक जीवन मतलब बनारस की तवाइफें, बनारस की रंडियां, बनारस का जो दाल मंडी आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने दाल मंडी को 56 फीट चौड़ा करने की योजना बना ली है, ताकि नई सड़क से सीधा वो रास्ता विश्वनाथ मंदिर तक चला जाए। तो वो दाल मंडी मामूली नहीं, उसी दाल मंडी में इन तवाइफों का एक बड़ा समृद्ध इतिहास था। सुनील दत्त की पत्नी नरगिस, इसकी माँ इसी दाल मंडी की थी, जद्दनबाई। जद्दनबाई का कोठा आज भी है। तो ये है बनारस। बनारस में जो बुद्धकालीन जो तवाइफें थी, उनमें अट्टकाशी थी। अट्टकाशी की आप कल्पना कर सकते हैं कि एक रात की फीस कितनी थी अट्टकाशी की? एक रात की उसकी फीस महाराज बनारस के 1 माह की आय के बराबर उसकी फीस थी। और कैसे कोई भोगेगा उनको, अट्टकाशी को? तो महाराज बनारस और मगध नरेश दोनों ने मिल करके ये तय किया कि 4 घंटे आप रखिए, 4 घंटे हम रखेंगे। तो इस तरीके से अट्टकाशी को लोगों ने भोगा, बनारस के राजा ने भोगा। तो ये बनारस का इतिहास है। बनारस की मिठाइयाँ, पलंगतोड़ यहाँ की एक मिठाई है। पलंगतोड़ सुन करके आपको लगेगा कि पलंगतोड़ क्या है, लेकिन वास्तव में वो पलंगतोड़ मिठाई है। जब लड़के की शादी होती है ना, शादी के बाद जब वो सुहागरात मनाने जाता है, तो उसके कमरे में पलंगतोड़ मिठाई रखी होती है, और वो मिठाई खा करके वो सुहागरात मनाता है, और सुबह तक पलंग टूट जाती थी। उस मिठाई में ऐसी तासीर थी, ऐसी ऐसी चीजें पड़ती थी उस मिठाई में। तो ये है बनारस। बनारस के कपड़ों को देख लीजिए, बनारस में किम्फा, जरदोजी, सिल्क, ये सब चीजें जो बनारस की थी ना, वो कहीं मयसर नहीं है लोगों को। सोने के तार से जरी बनती थी, जरी से बनारसी साड़ियाँ बुनी जाती थी। आज भी पुराने जो बनारस के लोग हैं, उनके घरों से अगर पुराने बक्सों में से साड़ियाँ निकाल दी जाए और जर्जर हो चुकी साड़ी को भी अगर बेच दिया जाए तो 2-2.5 लाख रुपए की बिक जाएगी। क्यों? कि सोने की तार की साड़ियाँ। तो ये है बनारस। बनारस को लेकर के कितना बदलाव आया बनारस में मोदी जी के आने के बाद। बनारस की गुंडई भी बड़ी फेमस थी। बनारस में जो हर एक आदमी गुंडा था, और गुंडई उस समय ये AK-47 रिवॉल्वर, पिस्टल और 9mm से नहीं होती थी। उस समय छुरे से होती थी गुंडई। छुरा मारते थे लोग,
एक से एक गुंडे थे बनारस में। जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है गुंडा, उसमें पूरा चित्रण है बनारस का। तो वो गुंडई बनारस की, वो माफियागिरी कहां पहुंची, वो दौर भी बनारस ने देखा। यहीं इसी बनारस से मुख्तार अंसारी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसी बनारस की धरती पे ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का गैंग वॉर भी बनारस ने देखा। उसके बाद योगी और मोदी ने आने के बाद जिस तरीके से इन माफियागिरी को खत्म किया, वो भी सबके सामने है। तो बनारस का जो बदलाव है ना, वो ये जो दो महारथी थे, योगी और मोदी, इन लोगों ने बनारस को बदल के रख दिया। तो अब का जो बनारस है, ये जो सतही चूतियापे की चीज कंटेंट जो परोसते हैं ना, ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे यूट्यूबर, ब्लॉगर बनारस के बारे में दुनिया भर की जानकारी दे रहे हैं, ये वो बनारस नहीं है। गुरु बनारस तो जो हमने बताया है ना, इसकी गहराई में अगर आप जाइए तो बनारस को पाइएगा। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जितना बनारस की गहराई में जाओगे ना, उतना बनारस के बारे में पता चलेगा। बनारस के मेलों में तमाम तरीके के मेले हैं। प्याले का मेला है, सुरैया का मेला है। प्याले का मेला क्या है? वरुणा नदी के तट पे सारे धोबी समाज के लोग बैठते थे और प्याले में शराब पीते थे, वो भी देशी शराब, और वहाँ दाल बाटी चोखा लगता था और उस पे बैठ करके दाल बाटी चोखा खाते थे और देशी शराब पुरवे में प्याले में पीते थे। वो प्याले का मेला है। सुरैया का मेला, लक्ष्मी कुंड पे सुरैया का मेला लगता है, वो आज भी वहाँ भीड़ होती है, लक्ष्मी जी की मूर्तियां मिलती हैं। बनारस में लखा मेलों में शुमार था चेतगंज की नकटैया, नाटी इमली का भरत मिलाप, तुलसी घाट पर नागनथैया की लीला। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आज भी बनारस को जीवंत रखती है। लखा मेला मतलब जिसमें लाखों की भीड़ होती है, लाखों लोग जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे मेले की लंबी फहरिस्त है बनारस में। बनारसी हम खान पान की बात करें तो बनारस की जो मिठाइयां हैं, बनारस में तिरंगी बर्फी बनती है। तिरंगी बर्फी आखिर क्यों है? हमारे तिरंगे झंडे की रंग की बर्फी बनती है। उस बर्फी का इतिहास भी आजादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आजादी के आंदोलन के समय मधुर जलपान और राम भंडार, इन दोनों लोगों ने मिलकर के तिरंगी बर्फी का आविष्कार किया और 3 रंग की बर्फी बनानी शुरू की। तो मतलब जो जिस रूप में है, उस रूप में उसने बनारस में रह करके आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। अब चलिए आपको बताते हैं बनारस में गुंडागर्दी, बनारस में माफियागिरी ये कैसे पुष्पित और पल्लवित हुई। बनारस का जो आसपास का इलाका है ना, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, भदोई, ये सब इलाके बनारस से सटे हुए हैं और इन सब की आर्थिक कैपिटल बनारस थी। देश की सांस्कृतिक राजधानी तो आज भी बनारस है, लेकिन उस जमाने में भी आर्थिक राजधानी बनारस ही हुआ करती थी। गाजीपुर जाइए तो मुख्तार अंसारी का नाम आता है, जौनपुर चले जाइए तो धनंजय सिंह का नाम आता है, बनारस के बगल में धौरारा चले जाइए तो ब्रजेश सिंह का नाम आता है। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी माफियागिरी, इसके लिए भी बनारस प्रसिद्ध था। गैंग्स ऑफ वासेपुर जो फिल्म बनी, वो बनारस की इसी माफियागिरी पे पूरी फिल्म बनी। बनारस के थोड़ा सा बगल में चंदौली जिला, चंदौली जिले में कोयले की रेक लगती थी और उस कोयले की रेक लगाने के नाम पे जितनी माफियागिरी होती थी, उस पे जिसका कब्जा होता था, वहां वर्चस्व की लड़ाई होती थी। उसमें तमाम हत्याएं हुई, ब्रजेश सिंह से लेकर के मुख्तार अंसारी से लेकर के तमाम लोगों का जो गैंग वॉर होता था, उसका भी बनारस एक सटीक उदाहरण पेश करता रहा है। तो बनारस में इस तरीके की जितनी चीजें हैं ना, इतने रंग हैं बनारस में कि आप देखते देखते थक जाइएगा, लेकिन वो रंग कभी बदरंग नहीं होंगे। तो बनारस को लेकर के लोगों के मन में बहुत तरीके के कयास हैं, लेकिन जिस तरीके का बनारस पुराना था, वो कयास जब तक से आप इनको देखेंगे नहीं ना, तब तक से वो कयास आप लगा नहीं पाएंगे। बनारस के उद्योग की अगर हम बात करें तो बनारस के उद्योग में बनारसी पान का सबसे बड़ा उद्योग था। अब पान ऐसा पान था बनारस में कि आप एक बिड़ा पान जमा लीजिए और घोर जाड़े में कतान का एक पतला कुर्ता पहन करके आप निकल जाइए और पसीना चूता रहेगा टप 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 टप। ऐसा पान बनारस में बनता था। अब वैसे हालांकि पान वाले नहीं रह गए, लेकिन एक जमाने में वैसा पान बनता था। सोने की भस्म, शंख पुष्पी, हीरे की भस्म, केसर, कस्तूरी, एक बिड़ा आप जमा लीजिए, पसीना टप 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 जाड़े में चूना शुरू हो जाएगा। बनारस की ठंडई, क्या पूछना है ठंडई का बनारस में। आप तो जब कभी घूमने आएंगे बनारस तो 3, 4, 6, 8 दुकानें देखेंगे जहाँ ठंडई बिकती है। 50-60 तरीके की ठंडई बनारस में बनती है। फलों के रस की ठंडई, मकोई की ठंडई, अमरूद की ठंडई, आम की ठंडई, संतरे की ठंडई, चीकू की ठंडई, और इन सब से ऊपर गंगा जी के उस पार चले जाइए, रेत में गड्ढा खोद करके उसमें से पानी निकालिए और उसकी ठंडई बनाइए। ये भी बनाते थे लोग बनारस में। जेठ के महीने में
जबरदस्त गर्मी के महीने में 2 पुरवा आप पी लेंगे, जुकाम हो जाएगा आपको। ये तासीर बनारस की ठंडई की थी। तो ये है गुरु बनारस। हमने पलंग तोड़ की बात आपको बताई थी। पलंग तोड़ के अलावा बनारस में सब्जियों की मिठाइयाँ भी बनती हैं। आपने परवल की मिठाई खाई है कभी? परवल हम लोग सब्जियों में खाते हैं, बनारस में परवल की भी मिठाई बनती है। देसी परवल बड़े बड़े निकाल करके उसमें से उसका बीज और गूदा निकाल करके उसके अंदर मेवे, केसर, इन सबको भर के उसकी मिठाइयाँ बनती है बनारस में। तो बनारस का हर चीज निराला है, हर अंदाज निराला है। बनारस के लोग भी निराले हैं। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा झक्कड़ शाह के बारे में, अद्वैत प्रसाद शाह के बारे में। वो जिस घर में अपने रहते थे उनको लोग झक्कड़ शाह बोलते थे। झक्कड़ शाह क्यों बोलते थे? कि वो झक्की पने का काम करते थे। तो क्या काम था उनका? अपने घर की खिड़की से पान जमाए रहे, पान घुला हुआ है और नीचे देख करके किसी के ऊपर थूक दे पान। अब वो नीचे से माँ बहन की गाली देता था उनको, उसको फिर ऊपर बुलाते थे। उसको कतान का एक कुर्ता यानी बनारसी प्योर सिल्क का कुर्ता, एक धोती और सोने की गिन्नी, ये दे करके उसको विदा करते थे। अब बहुत सारे लोग लालायित रहते थे कि आज झक्कड़ शाह हमारे ऊपर थूक दे, तो उनको वो पहचानते थे। इसके पीछे उनका मंतव्य ये था कि जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर बुलाओ और उनको सोने की गिन्नी दो, उनको कपड़ा दो। तो जो जानबूझ के नीचे उनके घर के नीचे टहलते थे कि हमारे ऊपर आज साहू जी थूक दें, तो उनको फिर वो गाली देते थे। उनके घर में साल के 12 महीने राजगीर मिस्त्री लगे रहते थे। राजगीर मिस्त्री यानी वो जो घर बनाने का काम करते हैं। अब वो छत ढलवाते थे। उस जमाने में कंक्रीट की तो छत ढलती नहीं, उस जमाने में धरन पटिया की छत बनती थी। अब एक मंजिल बनी, अब उसके ऊपर महावत को बुला के हाथी चढ़वा दिया उन्होंने, और जहां हाथी चढ़ा वो छत भरभरा के गिर गई। अब फिर उन सारे राजगीर मिस्त्रियों को बुलाया कि भाई तुम लोग गजब चूतिया आदमी हो, कामचोर हो, साले कायदे से काम नहीं कर रहे हो, कैसी छत बनाए हो, टूट गई, फिर से बनाओ। फिर वो छत बनती थी, फिर हाथी चढ़वाते थे, फिर वो छत बाहर आ जाती थी, फिर बुलाते थे। तो इसके पीछे मंशा ये कि उन राजगीरों को पूरे साल काम मिलता रहे। ये है गुरु बनारस। झक्कड़ शाह के झक्की पने का कोई दूसरा उदाहरण मिलता नहीं। अपनी तिजोरी से सारी सोने की अशर्फियां निकलवाते थे और अपने आदमियों से बोलते थे ले जाओ, उसमें मॉइस्चर बहुत है, इसको सुखा के ले आओ। अब वो सब तौल करके वो अशर्फियां निकाली जाती थी। अब उन अशर्फियों को ले जाता था छत पे, उनका आदमी सुखाने के लिए रख दे। लौटते समय उनको फिर से तौल होती थी, तो जिस तौल पे निकली थी उसी तौल पे वापस आती थी। तो झक्कड़ शाह बोलते थे कि तो साले कामचोर हो, तुम लोग कायदे से काम नहीं कर रहे हो, सुखाए नहीं हो, जिस तौल पे गई थी उसी तौल पे आई, इसका मतलब मॉइस्चर सूखा नहीं, फिर से ले जाओ उसको सुखाओ। वो फिर से सब ले जाए उसको सुखाने के। इस बार 2-3 अशर्फी उसमें से चुरा ले सब, और उसके बाद जब तौल होती थी बोले हाँ आप सूख गई। इसके पीछे भी उनकी मंशा क्या थी कि जो चोरी करके अशर्फी ले गए हैं उस पे उनका 2-4 महीने उनके घर का राशन आए और घर का उनके खर्च चलता रहे। तो ये है गुरु बनारस। झक्कड़ शाह एक बार मसूरी गए, मसूरी में उनको होटल नहीं मिला, जगह नहीं मिली। अगले साल गर्मी में पता उन्होंने क्या किया, मसूरी के जितने होटल थे सब बुक कर दिया, सारे होटल, कोई होटल खाली नहीं, सब में झक्कड़ शाह की बुकिंग हो गई। एक अंग्रेज वायसराय था, वो गर्मी की छुट्टियों में गया वहां, तो पता चला कि बनारस के कोई झक्कड़ शाह हैं और उन्होंने सारे होटल बुक कर दिए। तो उसने कहा कि साला पागल आदमी है क्या, ये पूरा होटल ही बुक कर दिया। लौट के बनारस आया वो और उसने झक्कड़ शाह की पूरी प्रॉपर्टी सरकार से अटैच करवा दी। बोले जब तक से इसके लड़के बालिग न हो जाए ये कोई भी इस तरीके का नाप शनाप खर्च न कर सके। झक्कड़ शाह जो सिगरेट पीते थे ना, उस जमाने में 100 का नोट इतना बड़ा होता था। उस 100 के नोट में सादी सुरती, बनारस में जो तंबाकू है ना, पान में जो तंबाकू खाते हैं, उसमें सादी पत्ती जो थी, सादी पत्ती उसमें भर के उसकी सिगरेट बना के पीते। कहते थे हमसे बड़ा रईस कौन है। उस जमाने में 100 रुपए के नोट में तंबाकू भर के पीना, यानी 100 रुपए की एक सिगरेट। आप जरा कल्पना करिए, आज 20 की डिब्बी होती है, कितने की सिगरेट पड़ी। ये बनारस का मिजाज है, ये जिंदा दिली है बनारस की। बनारस के गर्वीले घाटों का अपना अलग हिसाब है, हर एक घाट की अपनी परंपरा है, हर एक घाट का अपना प्राचीन इतिहास है। दशाश्वमेध घाट, यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ हुआ, इसको घोड़ा घाट भी पहले कहते थे। आप इधर चले जाइए पंचगंगा घाट, यहाँ 5 नदियों का संगम था इस घाट पे। गंगा, यमुना, सरस्वती, करणी, दूध पापा, इन 5 नदियों का संगम इस घाट पे था। और कार्तिक महीने में लोग कहते थे कि बनारस में पंचगंगा घाट पे एक मुट्ठी तिल लेकर के अपने पूर्वजों का नाम लेके गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए, तो जितना हाथ में तिल आया उतने साल आपके पूर्वजों की आत्माएं तृप्त रहेंगी। तो परंपराएं भी बनारस में बहुत है। तो इस तरीके का जो बनारस है ना, आज हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद बनने के बाद बनारस प्रतीची और प्राची का मिलन जैसा दिखता है। यानी जो बनारस की प्राचीनता है वो तो मौजूद है, लेकिन उस प्राचीनता के साथ नवीनता का समावेश है बनारस में। तो अब धीरे धीरे बनारस बदला है। और बनारस के बगल में सरयू और गंगा का जब बनारस में संगम हुआ, आप बोलेंगे कि संगम कहाँ से हो गया बनारस में सरयू और गंगा का? क्यों? योगी जी और